हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित जैन है और मेरी इस साल एसएससी सीजीएल 2016 में फर्स्ट रैंक आई है और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिली है। तो आज मैं आपसे एसएससी सीजीएल के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यूज़ करनी है वो आज स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात, जो एस्पिरेंट्स के मन में डाउट होता है कि बहुत ही कॉमन डाउट है कि यूपीएससी और एसएससी जो भी एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इनमें कुछ लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो लोगों को लगता है कि ये स्प्रिंट है या फिर एक मैराथन। तो इस बारे में मेरा व्यू ये है कि हर पर्सन का एप्टीट्यूड लेवल डिफरेंट होता है, लर्निंग कैपेबिलिटी अलग होती है, चीज़ें एब्जॉर्व करने की पेस अलग होती है। तो आप अपने लेवल पे एफर्ट पूरा कीजिए, अपना जो टाइम है उसको ठीक से मैनेज कीजिए और अपनी तरफ से 100% एफर्ट दीजिए, तो सूनर और लेटर आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो इस वीडियो में जैसे कि एस्पिरेंट्स के मन में कई सारे डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, कुछ दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें नहीं करें, साथ में बुक्स क्या फॉलो करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक एक क्वेश्चन करके उनका डिस्कशन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगता है। कुछ लोगों को 7-8 महीने में प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, कुछ लोग 2-3 महीने में ही कर लेते हैं, कुछ लोगों को 3-4 साल लग जाते हैं। तो मेरे ओपिनियन में अगर एक एस्पिरेंट जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है एग्ज़ाम का, बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, ना इंग्लिश में, ना मैथमेटिक्स में, ना जनरल स्टडीज़ में, तो आई थिंक 1 ईयर की डेडिकेटेड स्टडी शुड बी सफिशिएंट फॉर दिस एग्ज़ाम। आप अगर आपकी मन में है कि थोड़ा किसी से असिस्टेंस लेना है, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, तो वो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के 1 साल का टाइम लीजिए और 1 साल आप डेडिकेटेडली अगर पर डे 7 to 8 आवर्स देते हैं, तो आई थिंक वो सफिशिएंट होना चाहिए। कुछ लोग दूसरी जॉब्स करते वक्त भी प्रिपरेशन करते हैं, तो जो उनको टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा फोकस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप डेली के 4-5 आवर्स भी निकाल पा रहे हैं, तो तब भी आपके लिए 1 ईयर की स्टडी शुड बी सफिशिएंट। और वो जो आप 7 to 8 आवर्स पुट कर रहे हैं, दैट शुड बी क्वालिटी स्टडी। ये नहीं कि आप टेबल पे बैठे हैं, बुक्स सामने रखी है और आपका ध्यान कहीं और है। तो अगर आप 6 to 7 आवर्स की डेडिकेटेड स्टडी, क्वालिटी स्टडी करेंगे, तो 1 ईयर में आपका सिलेक्शन, देयर इज अ गुड चांस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि इस साल का प्रीलिम्स का जो पेपर था 2017 का, वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था। कुछ क्वेश्चंस लोगों को लगा कि डिफिकल्ट लेवल के आ गए, डिफरेंट सेशंस में डिफिकल्टी लेवल अलग था, तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला सीन आ गया इस साल के पेपर में। तो लोगों को क्वेश्चन रहता है कि कितने मार्क्स प्रीलिम्स में आइडियल होते हैं कि जो फाइनल में अंडर 100 या अंडर 200 रैंक इंश्योर कर पाएँ। तो जैसे कि मेरे टाइम पे था, मेरे 170 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, बट तब भी मेरी रैंक 1200 थी टीयर 1 के बाद। तो ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हर साल वैरी करता है। अगर जिस जिस तरह की मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं, जिस तरह से मैंने एनालाइज़ किया है, इस साल अगर आपका 150 या 155 का स्कोर है, तो दैट शुड बी गुड इनफ, मतलब आप टॉप 1000 लोगों में आ जाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत करें। अगर आपका थोड़ा स्कोर कम भी आ रहा है, 15-20 नंबर, तो उसका जो डिफरेंस है वो आप टीयर 2 में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। तो इस बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 160 तक स्कोर है तो दैट्स वेरी गुड, आपकी अंडर 500 रैंक बन जाएगी फर्स्ट ईयर के बाद। बट टीयर 2 और टीयर 3 में क्या परफॉर्मेंस होती है वो बहुत डिपेंड करता है आपकी फाइनल रैंक क्या होगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ही स्टैंडर्ड है कि बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी है, रिसोर्सेज क्या यूज़ करने हैं। तो जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, डिस्पाइट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मेरा नाम छाप दिया अपने बिलबोर्ड्स पे, अपने वेबसाइट पे। वो बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ मैं कोई ना कोई लीगल एक्शन ज़रूर लेने वाला हूँ। आई एम टॉकिंग टू अ कपल ऑफ लॉयर्स और उसके बाद मैं उनके ऊपर FIR भी करने का प्लान कर रहा हूँ। तो आप उस बहका में बिल्कुल ना है कि अगर मैंने जो मेरा नाम छाप दिया है कोचिंग ने, तो कि फिर फर्स्ट रैंकर यहाँ से निकला है तो हमको यहाँ कोचिंग लेनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक्स थोड़ा कमज़ोर है और थोड़ा आपको, अगर आपको लगता है कि थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से हैं आप, इंग्लिश में थोड़ा इशू है, मैथ्स में इशू है, तो आपको अगर फील होता है तो कई सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कंटेंट अवेलेबल हैं। तो उसके लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना होता है, एक बेसिक इंटरनेट कनेक्शन है चाहिए और एक कंप्यूटर चाहिए। तो आप उसकी हेल्प से अपने घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। बट तब भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमको एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत है,
तो फिर वो आके कोचिंग ले सकते हैं, बट दैट शुड बी योर कॉल। आप किसी के बहकावे में ना आए कि यहाँ पर सिलेक्शन अच्छे हो रहे हैं तो हमको यहाँ लेना चाहिए, या फिर यहाँ पे थोड़ा फीस कम है, तो उस चीज़ का ध्यान में रखें। अपना जो इमोशनल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन सब का एनालिसिस करके उसके बाद ही अपना डिसीजन लें, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लें। तो आई थिंक जैसे मैंने बताया अपने लिए कि मैंने कोचिंग नहीं करी है एसएससी के लिए, तो बिना कोचिंग के भी आप अच्छी रैंक पा सकते हैं। तो जो बुक लिस्ट की बात है कि लेट्स मूव बाय सब्जेक्ट। फर्स्ट जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज के लिए मेरे ओपिनियन में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको एक जो करंट अफेयर्स हैं उनका एक सॉलिड बेस बनता है, और न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका इंग्लिश का भी प्रिपरेशन साथ में होती रहती है। तो एक आप न्यूज़पेपर, कोई भी एक अच्छे न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ सकते हैं। प्लस कुछ एक ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, जैसे कि कुछ ऐप्स हैं जो आपको पॉइंट फॉर्मेट में पर डे 8 to 10 पॉइंट्स करंट अफेयर से प्रोवाइड करती हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि एसएससी में जीके का पोर्शन बहुत कम है, 25 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ टियर 1 में, तो उसके लिए आप जो प्रोपोर्शनेट टाइम है उतना ही इन्वेस्ट करें। इंग्लिश और मैथमेटिक्स क्योंकि टियर 2 में उनका वेटेज ज़्यादा है, तो आप उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, बट क्योंकि 25 क्वेश्चंस इज अलॉट, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको तब भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके टियर 1 में इजीली यू कैन लूज 20 to 30 मार्क्स। तो जीएस के लिए आप बहुत ही रिलैक्स्ड अप्रोच रखें, न्यूज़पेपर फॉलो करें, और कुछ जो करंट अफेयर्स हैं वो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से ले सकते हैं। और अगर आपको फील होता है कि कुछ मटेरियल की ज़रूरत है, तो एक लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक आती है, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वो बुक यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स है वो आप न्यूज़पेपर और कुछ जो करंट अफेयर्स ऐप्स हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कई लोगों को डाउट होता है, कुछ लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो उनको लगता है कि मैथमेटिक्स में क्या किया जाए। तो मैथमेटिक्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो काफ़ी अच्छी किताब है। मैंने जो कुछ एक टॉपिक्स थे जिनमें मुझे डाउट था, तो उनमें मैंने उसी को रेफ़र किया। तो आप उससे एक बेसिक सिलेबस कवर कर सकते हैं, और उसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम सब डिस्कस की गई हैं, और एसएससी में जिस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं लार्जली उसमें कवर किए गए हैं। तो एक बुक आपके लिए सफिशिएंट है, और जो टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आप टेस्ट प्रैक्टिस करते रहें, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है, जिन टॉपिक्स में आपको थोड़ा इशू फील होता है, तो आप उसको जाके फिर बुक से रेफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों को एक और बुक चाहिए होती है, तो उनके लिए एक आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आती है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक। वो सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, बैंक पीओ एग्जाम्स, यूपीएससी में सीसैट के लिए, तो वो सब तरह के क्वेश्चंस कवर करती है। बट जो किरण पब्लिकेशन की बुक है वो एसएससी के लिए डेडिकेटेडली बनाई गई है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वही रेफ़र करें और प्रैक्टिस पे फोकस करें मैथमेटिक्स में, वही आपका नंबर सिक्योर कर सकती है। और क्योंकि मैथमेटिक्स में सॉल्व करने का कंपोनेंट बहुत होता है, तो आपकी कैलकुलेशन जो एबिलिटी है वो बहुत काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि टियर 1 में अब टाइम काफ़ी रिड्यूस हो गया है, टियर 2 में भी 2 आवर्स का पेपर होता है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल है, उसका मुझे नाम तो आइडिया नहीं है, बट आप अगर गूगल सर्च करेंगे इजी कैल वीडियो सीरीज़, तो वो आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। वो एक 24 वीडियो सीरीज़ है जिसमें आप कई तरह के कैलकुलेशन सीख सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, और स्क्वायर्स कैलकुलेट करना, स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करना, क्यूबिक्स वगैरह। तो वो सब आप उससे बहुत इजीली सीख सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और आपको एग्जाम में जो कैलकुलेशन टाइम है आपका ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स के लिए मेरे ओपिनियन में इतना सफिशिएंट होता है। बाकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह आप फॉलो कर रहे हैं कोई, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अपनी प्रिपरेशन उसी से स्ट्रीमलाइन कीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि जो थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, कि इंग्लिश को कैसे कवर करें, और क्योंकि उसका टियर 1 और टियर 2 में दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो उसको एक सिग्निफिकेंट टाइम देना ज़रूरी है। सो जैसे कि ग्रामर है और वोकेबुलरी बिल्डिंग है, तो उसके लिए आप जो बेसिक रिसोर्सेस है, जैसे कि रेनन मार्टिन की बुक होती है इंग्लिश ग्रामर के लिए, वो एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके बिल्कुल बेसिक्स जो हैं ग्रामर के वो स्ट्रांग हो जाएंगे। प्लस तो दूसरे सेक्शन है इंग्लिश में, जैसे कि वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स और
एरर फाइंडिंग, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, उन सब के लिए आप जो मार्केट में कुछ एक बुक्स अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक बुक रेफ़र करी थी अरिहंत पब्लिकेशन की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। तो आप वो बुक यूज़ कर सकते हैं। उसमें एसएससी के प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो सब बनाए गए हैं, और वो एक होलसम गाइड है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। बट इंग्लिश में सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप कितनी भी वोकेबुलरी पढ़ लें, कितना भी ग्रामर पढ़ लें, अगर आपको वो चीज़ अपने माइंड में इंटरनलाइज नहीं होती है तो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपकी वो एज ए डेली लैंग्वेज में आ जाना चाहिए, आपको वो फील होना चाहिए कि हाँ ये वर्ड है तो वो यहाँ पर यूज़ होना चाहिए, या फिर कुछ जो ग्रामर सेंटेंसेस हैं तो आपको वो यू शुड बी एबल टू क्लिक कि हाँ यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ आपकी आएगी यूसेज से। आपको इंग्लिश में मास्टरी हासिल करनी है एज ए लैंग्वेज और एज ए सब्जेक्ट, तो आपको यूसेज सीखना पड़ेगा, और वो यूसेज आपका न्यूज़पेपर के थ्रू आ सकता है। आप कुछ न्यूज़ चैनल देख सकते हैं जो इंग्लिश में न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, और बहुत ही रिकमेंडेड सोर्स है जैसे कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है उसमें आपका। आप मूवीज़ देख सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़, तो उसमें आपको जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश है उससे रिलेटेड आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कोई भी वर्ड है या कोई भी टेंस है, ग्रामर है, वो कैसे यूज़ करनी है, और वो जो चीज़ है वो आपके माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है। आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो अगर आप ठीक से रिवीजन नहीं कर पाए तो वो 10-15 दिन में आपकी माइंड से चले जाता है। बट जो आपने जो चीज़ फील करी है, कुछ बुक्स पढ़ी हैं या फिर मूवीज़ देखी हैं या फिर न्यूज़ चैनल देखा है, तो उससे आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ स्टैब्लिश हो पाती है। तो इंग्लिश के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स तो रेफ़र कर ही सकते हैं, बट एज आई वुड सजेस्ट कि आप यूसेज पे बहुत फोकस करें। जो भी वर्ड सीख रहे हैं वो आपस में कोशिश करें कि अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करें, ताकि आपको वो अंडरस्टैंडिंग ठीक से बन पाएगी। और जहाँ तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का सवाल है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैंने खुद ने 8th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी है, और जब मैं 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम में आया तो बहुत ही डिफ़िकल्ट फील हुआ स्टार्टिंग में, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स की फील होता है कि स्टार्टिंग में इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश स्विच करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो आप नेचुरली है थोड़ा कि प्रॉब्लम फील करेंगे, बट आपको डिसहार्टन नहीं होना है। थोड़ा आपको ऑब्वियस सी बात है, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ेगा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट होता है कि जो मैंने देखा है अपने कुछ एक फ्रेंड्स के साथ, कि जिन्होंने पूरी एजुकेशन इंग्लिश में करी है, उनका जो बेसिक्स होता है जैसे ग्रामर हुआ और कुछ वोकेबुलरी हुआ, वो एज ए सब्जेक्ट लर्न नहीं करते हैं तो उनका वो थोड़ा पोर्शन वीक रह जाता है। अब जैसे कि मैंने अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन किया स्कूल लेवल के बाद भी और कॉलेज लेवल पे भी, तो मैंने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया रादर देन ए लैंग्वेज। तो उस वजह से मेरे बेसिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो गए। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए, और अगर आप डेडिकेटेड एफर्ट डालते हैं और यूसेज पे फोकस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम में इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए हम ये कर सकते हैं कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने रीजनिंग के लिए कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा कम था और मैथ्स में थोड़ा कवर हो जाता है रीजनिंग। बट रीजनिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बुक है अगेन बाई RS अग्रवाल, जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की है, उसको आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें आप जो भी एसएससी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मिरर इमेजेस के क्वेश्चंस हैं, क्यूब्स के क्वेश्चंस हैं और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस बुक से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और डिफिकल्टी लेवल क्या है, और उससे आपको एक ट्रिक सॉल्व करने की पता चल जाएगी। तो वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट जो भी बुक रिसोर्सेज हैं, जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, वो अपनी जगह हैं। आपको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में फील करना है उस चीज़ को, और टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, लोगों को डाउट होता है कि टेस्ट सीरीज लेना ज़रूरी है या नहीं है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने जो अपनी 90% प्रिपरेशन है वो टेस्ट सीरीज से ही करी थी, क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए भी साथ में प्रिपरेशन कर रहा था, तो थोड़ा टाइम का इशू था। तो टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रिपरेशन का, क्योंकि आप कितनी पढ़ाई कर लें बुक से और ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह से, जितना भी आप पढ़ाई करनी है जीएस क्वांट इंग्लिश के लिए, बट अगर आप उसको एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो दैट्स अ मेजर इशू। और एग्ज़ाम, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम बहुत ही कंपेटिटिव है, आपको कम टाइम में बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके अंदर इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम दिन जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो आपको बिल्कुल नया नहीं लगना चाहिए कि इट्स जस्ट अनदर डे, हम पिछले 30 दिन से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो 31वां दिन हो जाएगा ये। तो इस लेवल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे आपने प्रिपरेशन कर ली है 4-5 महीने, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देना शुरू करें, और टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को गाइड करें उसके बाद। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि, और एक प्रेफरेबल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लें, ताकि आपको अपनी एक रैंकिंग का भी आइडिया लगेगा कि
आप ऑल इंडिया में किस लेवल पे अभी चल रहे हैं। तो अगर आपको फिर उसमें टेस्ट सीरीज देते हैं और कुछ टॉपिक्स में डाउट होता है, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज या वीक एरियाज आपको फील होते हैं, तो फिर उन्हीं पे फोकस करें। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ाई करते हैं तो कुछ एक फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में हुआ या फिर इंग्लिश में हुआ, तो हम डिस्प्रपोर्शनेट टाइम उस टॉपिक पर डेडिकेट करना शुरू कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है कि दूसरे सब्जेक्ट आपके इग्नोर हो जाते हैं और फिर वो एग्जाम में, क्योंकि हर क्वेश्चन का मार्क इक्वल है, तो आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, 40 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो बहुत ही खराब हो जाती है। तो इस वजह से आप टेस्ट सीरीज लेना शुरू करें एटलीस्ट 2 महीने बिफोर टीयर 1। और टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में तो लगभग 3 महीने का टाइम होता है, तो उसमें मेरे ओपिनियन में आप 1 महीने पढ़ाई करें और फिर से 2 महीने टेस्ट सीरीज दें। तो फॉर ईच टीयर आई थिंक 20 टेस्ट इज मस्ट। आपको 20 टेस्ट तो लिखने ही चाहिए हर टीयर के लिए और हर सब्जेक्ट के लिए। तो उससे आपका एक पूरा जो प्रिपरेशन है वो होलसम हो जाएगी। आपका जो टेस्ट सीरीज जो देंगे आप, उससे आपका एक जो पैटर्न बनेगा एग्जाम सॉल्व करने का, तो वो आपको एक एग्जाम फील्ड में लेके आ जाएगा और आप जो सिली मिस्टेक्स करते हैं वो भी आपकी थोड़ी कम हो जाएंगी। और जो भी एग्जाम दें उसको एक एग्जाम एनवायरनमेंट की फॉर्म में लें। ऐसे नहीं कि हम घर पर बैठ के दे रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, बीच में ब्रेक ले लिया, वो नहीं। अगर 60 मिनट का एग्जाम है तो आप उसको डॉट 60 मिनट्स में दें और ऐसा फील करें कि बिल्कुल एग्जाम में बैठे हैं। तो जैसे कि आप सिली मिस्टेक्स ना करें और जो ब्लाइंड गेसेस होते हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो वो बिल्कुल नहीं लगाएं, बिल्कुल एग्जाम की तरह फील करें। तो उससे आपको अपनी जो वीकनेसेस हैं वो पहले ही फील हो जाएंगी, तो एग्जाम में आपको वो चीज़ कॉस्ट नहीं करेगी। तो टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम यूज आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप टेस्ट लगाएं और उससे आप एनालाइज करें कि आपका वीक पोर्शन क्या है और उसी पे आप दोबारा फोकस करें। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का रोल इस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 90% टाइम अपना टेस्ट सीरीज में दिया और 10% टाइम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने में दिया। और ये किसी भी एग्जाम के लिए ट्रू है। बैंक पीओ हुआ, एसएससी या फिर यूपीएससी, हर एग्जाम में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो उससे आपको एक आइडिया लगता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है क्वेश्चंस का और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको थोड़ा आइडिया लगता है। तो उससे आप एक गाइडेंस मिलता है। और अगर आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो वो आपके लिए पास्ट ईयर से क्वेश्चन पेपर्स को भी कवर कर लेते हैं। तो आई थिंक टेस्ट सीरीज लेना शुड बी सफिशिएंट, फिर आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करने की जरूरत फील नहीं होगी। बट अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक खरीद लीजिए और उसको आप विद टाइम एंड विद एग्जाम एनवायरनमेंट सॉल्व कीजिए। तो उससे आपका जो प्रेपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम के 1 वीक पहले क्या करें? कई लोगों के मन में डाउट होता है कि उस वक्त मॉक्स दें या फिर रिवीजन करें या फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। तो एग्जाम के 1 वीक पहले आप ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आप मॉक्स देते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कमज़ोर हो जाती है तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस में आएगा। तो जो लास्ट 7 डेज है उसमें आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें। और क्योंकि जनरल स्टडीज़ हुआ, क्वांट हुआ, इंग्लिश हुआ, इनमें जनरल स्टडीज़ में आपको कुछ करंट अफेयर रिवाइज करने होते हैं, क्वांट में फार्मूला होते हैं, इंग्लिश में रूल्स होते हैं, ग्रामर की वोकैबुलरी है। तो उसी का रिवीजन पे फोकस करें और एंड टाइम तक बिल्कुल आप रिवीजन करते रहें। तो और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी एक शॉर्ट लिस्ट बना लें, तो उससे आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वो आप एंड टाइम पे रिवाइज कर पाएंगे। और उससे आपका, जैसे मैं अपने बताऊं कि मैंने लास्ट 2-3 डेज में रिवीजन किया और 4 या 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरे एग्जाम पेपर में आ गए, तो मुझे उनमें एफर्ट बिल्कुल नहीं डालना पड़ा, वहाँ मेरे डायरेक्ट नंबर भी आ गए और मुझे टाइम भी नहीं देना पड़ा। तो उसका बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल इम्पैक्ट होता है एंड टाइम पे रिवीजन का। मॉक्स आप अवॉइड करें अगर आपने सफिशिएंट दे लिए हैं तो। एसएससी के साथ 2 एग्जाम और होते हैं टीयर 2 में, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का और दूसरा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का इन सीएजी। तो उस 2 पेपर की रिगार्डिंग में एस्पिरेंट्स को डाउट होता है कि इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। चूँकि मैंने सिर्फ टीयर 2 में एमबीए पोस्ट के लिए एम किया था, तो मैंने दोनों पेपर अपीयर नहीं किए थे, तो आई डोंट थिंक आई एम द राइट अथॉरिटी टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो आप उसके लिए जो दूसरे स्ट्रेटजी वीडियोस हैं वो रेफर कर सकते हैं, या जो बुक्स हैं उन पे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है टीयर 3 की। टीयर 3 क्योंकि अब इंटरव्यू को सब्सटीट्यूट करके बना दिया गया है और इट्स डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है और एक लेटर लिखना होता है, और जो क्वेश्चंस होते हैं लार्जली करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं।
तो उसके लिए आपके और 100 मार्क्स का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है दैट शुड बी गाइडेड अगेन बाय न्यूज़पेपर्स। जो आप लास्ट 1 या 2 मंथ्स में जो करंट अफेयर्स में टॉपिक्स चल रहे हैं उनके ऊपर 10 या 20 पॉइंट्स का एक छोटा सा राइटअप बना लें। और क्योंकि ऐसे सब लोग लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा। और वो डिफरेंट कैसे हुआ जाए, आप अपने एसेस की स्टार्टिंग में कुछ एक फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूड करने के लिए कुछ एक जो फेमस थिंकर्स हैं उनके कोट्स यूज़ कर सकते हैं, और जो कई ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिन पे आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है, जैसे स्टडी IQ हुआ, तो उस पर आप एक हर टॉपिक पे लगभग 20 to 30 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए और उन पे एक हाफ पेज का राइटअप बना लीजिए, तो दैट शुड बी सफिशिएंट। जैसे कि इस साल का जो फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ Tier 3 का, अनफॉर्चुनेटली उसमें जो मैंने प्रिपरेशन करी उसका यूज़ नहीं हो पाया, बट इसके लिए और कुछ प्रिपरेशन मेरे ओपिनियन में नहीं चाहिए। और एग्जाम से पहले 3 या 4 बार एक शॉर्ट 250 या 300 वर्ड्स का ऐसे लिख लें। और जो लेटर है, लेटर के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट का ध्यान रखें, उसमें एड्रेस लिखना होता है, जो रिसिपिएंट हैं या जो सेंडर हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि जो मार्किंग होती है वो उन्हीं पैरामीटर्स पे होती है। और जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, बट जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करें, ज़्यादा वोकेबलरी यूज़ ना करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा लूसिड लैंग्वेज में लिखेंगे उतना ज़्यादा एग्जामिनर के लिए उसको अंडरस्टैंड करने में ईजी रहेगा। और जो कंक्लूजन है उस पर बहुत एक्स्ट्रा फोकस कीजिए। अब और क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, आपको 300 वर्ड्स में ख़त्म करना होता है, ऐसे 250 या 300 वर्ड्स में, और बॉक्सेस बने हुए आते हैं एग्जाम पेपर में, तो आप वर्ड्स वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे शुरू करने से पहले एक प्लानिंग कर लें कि मुझे इंट्रोडक्शन 20 वर्ड्स में ख़त्म करना है या 50 वर्ड्स में ख़त्म करना है, बॉडी 100 वर्ड्स की लिखनी है और कंक्लूजन अगेन 50 वर्ड्स का लिखना है। तो इसको आप एक एडवांस प्लानिंग करके चलेंगे तो आपका जो एक ऐसे है उसमें एक फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, और आपको कहीं पे भी अब्रप्ट एंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। और क्योंकि कंक्लूजन के टाइम पे आपको मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, और अगर आपका वहाँ पे थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके मार्क्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हुआ कि मैंने थोड़ा प्लानिंग ठीक से नहीं करी तो मुझे अब्रप्ट कंक्लूजन करना पड़ा, और उस वजह से मेरे आई थिंक Tier 3 में मार्क्स थोड़े कम आए रिलेटिव टू Tier 1 एंड Tier 2। तो ऐसे लिखते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें। लेटर के अंदर भी आप यही ध्यान रखें फॉर्मेट का, और प्लानिंग करके चलें कि कितना वर्ड्स किस सेक्शन को डेडिकेट करना है। तो और ओवरऑल एक घंटे का एग्जाम होता है जैसे ये, तो आप लगभग 4 to 5 मॉक्स देने की कोशिश करें इसके भी, ताकि 1 घंटे के अंदर आपको विद प्लानिंग आपको मटेरियल भी जनरेट करना है, उसको लिखना भी है और एरर्स का भी ध्यान रखना है, तो उस चीज़ की एक एग्जाम एनवायरनमेंट वाली फील आ जाए आपको। तो उसके लिए आई थिंक 5 to 6 मॉक्स आर सफिशिएंट, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि Tier 4, जैसे कि कुछ एक पोस्ट के लिए SSC में Tier 4 भी कंडक्ट किया जाता है जिसमें एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करी जाए। अब क्योंकि उसका ओवरऑल रैंकिंग में मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो जनरली एस्पिरेंट्स थोड़ा उसको ईजी मूड में ले लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, और उसकी बहुत ही ज़्यादा आपको प्राइस पे करनी पड़ जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊं, मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जिनके Tier 2 तक काफ़ी अच्छी रैंक थी, विदिन 1000 विदिन 2000, बट Tier 3 में Tier 4 में कंप्यूटर टेस्ट में उन्होंने थोड़ी सी कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी, इस वजह से वो बिल्कुल ही डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इसलिए Tier 4 को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और Tier 4 का पैटर्न बहुत सिंपल होता है, आपको वो एक पेज का राइटअप देते हैं जिसको आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होता है, एक पेज की पावर पॉइंट स्लाइड बनानी होती है और एक पेज का एक्सेल शीट बनानी होती है। तो जो आपको वहाँ पे पूरे गाइडेंस दिया जाता है कैसे करना है, एक इंस्ट्रक्शन पेपर दिया जाता है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें फॉलो करनी है वो लिखा होता है। तो उसके लिए बिल्कुल भी एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े लोगों को डाउट होता है कि टाइपिंग थोड़ा स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी, बट 15 मिनट दिए जाते हैं और आपको रफली 1000 या 1200 वर्ड्स टाइप करने होते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी सफिशिएंट टाइम टू टाइप दैट इंफॉर्मेशन। सो एक्यूरेसी पे ध्यान दें इन चीज़ों में, तीनों में, आप टाइपिंग में भी, पावर पॉइंट में भी और एक्सेल में भी एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करें। टाइम इज सफिशिएंट, धीरे धीरे करें, आप जल्दी करने की कोशिश ना करें। और एक्सेल पावर पॉइंट में हेडर फुटर और टेबल्स बनानी है, बाउंड्री कैसे रखनी है, फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, इन चीज़ों पर एक्स्ट्रा फोकस करें, क्योंकि कंटेंट तो बहुत ही सिंपल होता है उसमें। तो जो मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं वो इन्हीं चीज़ों पे किए जाते हैं कि आपने कितना परफेक्शन से बनाया है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। और कुछ जैसे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको अपना नाम लिखना होता है,
रोल नंबर लिखना होता है अपने शीट पे, तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखें, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका ना जो टीयर 1 और टीयर 2 में जितना एफर्ट दिया है टीयर 3 तक वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो टीयर 4 को हल्के में ना लें और उसके लिए भी थोड़ा 4-5 दिन का आप प्रिपरेशन करके जा सकते हैं, तो उससे आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ टीयर 4 में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात आती है पोस्ट प्रेफरेंसेस की। जो टीयर 4 के बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होता है, उस टाइम पे आपसे पोस्ट प्रेफरेंसेस मांगी जाती है कि आपको किस तरह का जॉब चाहिए। अब इसमें पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है, किसी को फील्ड जॉब चाहिए होती है, किसी को थोड़ा ऐसे जॉब चाहिए जिसमें थोड़ा सोशल स्टैंडिंग बनी रहे, किसी को थोड़ा होता है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख के, जैसे कि मेरा आपको बताऊं, मैं को आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने उस पोस्ट को प्रेफर किया जिसमें थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा कम हो और मुझे अपने लिए टाइम मिल पाए, तो इस वजह से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाला पोस्ट चूज़ किया। तो इसमें आप अपने जो मन में है कि किस तरह की आपको जॉब करनी है लाइफ टाइम, उसी को ध्यान में रख के आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें। लोगों के कहने पे ना आए, इसमें भी अगेन मैं वही बात कहना चाहूँगा, सजेशन सबका लें बट अपने मन का करें आप, क्योंकि जो भी जॉब मिलती है आपको वो आगे 25-30 ईयर्स करनी है, और अगर आपको जो डिजायर्ड पोस्ट है वो नहीं मिल पाती है तो या तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन रहेगी लाइफ टाइम, या फिर आपको दोबारा एसएससी का एग्जाम लिखना पड़ेगा और वो प्रोसेस दोबारा से फॉलो करनी पड़ेगी। तो जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें बिल्कुल ध्यान रखें और पूरा सोच समझ के ही फिल करें, और ये एक बार ही आपको ऑप्शन दिया जाता है फिल करने का, चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर ही आप डिसीजन लें, जल्दी ना करें और सोच समझ के काम करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक क्वेश्चन होता है कि एग्जाम में और पढ़ाई करते वक्त कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए। टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टीयर में टाइम अब और भी रिड्यूस हो चुका है। पहले लास्ट ईयर 75 मिनट्स थे 100 क्वेश्चंस के लिए, इस बार 60 मिनट ही रह गए हैं। तो टीयर 1 में टाइम बहुत ही कम है और क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं। टीयर 2 में भी टाइम सफिशिएंट होता है, 2 घंटे फॉर इंग्लिश पेपर एंड 2 आवर्स फॉर मैथमेटिक्स पेपर, बट आप रिलेटिवली देखें तो वो भी टाइम थोड़ा कम ही है। तो एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि टीयर 1 में क्योंकि 4 सेक्शन होते हैं, जीके, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, तो आप अपने जब मॉक्स दे रहे हैं तो एक चीज़ पैटर्न बना लें कि आपको किस सेक्शन में आपकी थोड़ा स्ट्रेंथ है और किस सेक्शन में आपको थोड़ा टाइम कम लगता है, उसको पहले अटेम्प्ट करें, और जो थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन है या जो थोड़ा टाइम टेकिंग पोर्शन है जैसे कि क्वांट हुआ, तो थोड़ा उसको लेट अटेम्प्ट करें। मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी ये थी कि मैं जनरल स्टडीज़ को देता था, क्योंकि 25 क्वेश्चन हैं और जनरल स्टडीज़ में यह रहता है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, उसमें कुछ सॉल्व करने का स्कोप तो होता है नहीं है। तो आप विदिन 5 to 7 मिनट्स आप 25 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे कि मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो मैथमेटिक्स को फिर मैं नेक्स्ट लेता था, उसके लिए मैं 20 मिनट्स डेडिकेट करता था। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश और फिर लास्ट में मैं रीजनिंग करता था, क्योंकि मेरा रीजनिंग पोर्शन थोड़ा सा वीक था। तो इससे आप सेक्शन वाइज टाइम डिसाइड कर लें कि 5 मिनट्स इसमें देने हैं, 15 मिनट्स इसमें देने हैं, तो उससे आपको टाइम का एक आइडिया रहेगा। और इस तरीके से प्लानिंग करें कि 75% ऑफ टाइम में आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाए पेपर का, ताकि आप जो कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं या थोड़ा जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे उनको आप सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर पाएँ। इससे आपको ये भी आइडिया रहेगा कि एक अगर आप 70% टाइम में फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कितना डिफिकल्टी लेवल है और कितने अटेम्प्ट इसमें करना है। अगर इजी पेपर है तो आपको ऑब्वियसली 90 से ऊपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अगर थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है तो यू कैन गो फॉर सेफ साइड, 80 अटेम्प्ट्स भी कर सकते हैं। तो उससे आपको जो 2 राउंड की जो स्ट्रेटजी है उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको एक डिफिकल्टी का आइडिया होता है, अटेम्प्ट्स आपके ठीक हो जाते हैं, और सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको आप दोबारा देख पाते हैं और कुछ चीज़ें आपको दोबारा आ जाती हैं उस सेकेंड राउंड में। तो इस तरीके से टीयर 1 में भी और टीयर 2 दोनों में ही आप सेक्शन वाइज टाइम डिसाइड कर लें कि इतना टाइम इस सेक्शन को देना है। टीयर 2 में क्योंकि मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का पेपर कंप्लीट आता है तो उसमें भी सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि वोकेबलरी क्वेश्चंस हैं, ग्रामर क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन है। मैथमेटिक्स में हालांकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो जम्बल्ड आते हैं, तो मैथमेटिक्स में ये स्टडी थोड़ा फ्रूटफुल नहीं हो पाती है, बट इंग्लिश में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रामर क्वेश्चन से जनरली साथ में आते हैं, 40-45 के एक सेक्शन में आते हैं, उसके बाद फिर वोकेबलरी आती है, तो उसको आप सेक्शंस में डिवाइड कर लें अगेन कितना टाइम इसमें देना है और उसके अकॉर्डिंग आप पेपर को अटेम्प्ट करें। और जहाँ तक गेसेस की बात है, मैथमेटिक्स में गेसेस करना आई थिंक सेफ नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ही आप अटेम्प्ट करें, अदरवाइज ब्लाइंड गेस लगाएंगे तो वो आपके नेगेटिव हो जाएगा, और ऐसे अगर आपके 4-5 क्वेश्चन में नेगेटिव हो जाते हैं तो आपकी रैंक बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है।
इंग्लिश में थोड़ा स्कोप होता है गेस करने का, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा, अगर आप 2 ऑप्शंस पे एलिमिनेट कर पा रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर गेस। अदरवाइज ब्लाइंड गेसिंग का कोई भी यूटिलिटी नहीं है। आप अल्टीमेटली नेगेटिव ही हो जाएगा नंबर, और आपको वो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए टियर 1 और टियर 2 को अटेम्प्ट करें। टियर 3 में गेसेस का तो कोई रोल है ही नहीं, और टाइम मैनेजमेंट उसमें भी थोड़ा ध्यान रखें कि 50-50% टाइम डेडिकेट करें इंग्लिश के लिए और ऐसे के लिए और लेटर के लिए। तो उससे आप टाइम भी ठीक से मैनेज कर पाएंगे और आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट भी हो पाएगा। जहाँ तक कोचिंग की बात है, मैं आप पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, और कोचिंग की ज़रूरत अगर आपको फील होती है तो ही करें। बिल्कुल क्विंटेसेंशियल नहीं है कि कोचिंग के बिना नहीं हो पाएगा। तो ये अपना सेल्फ डिसीजन है कि आपको कोचिंग करनी है नहीं करनी है। तो इस बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और कुछ एक मिथ्स होती हैं हर एग्जाम से रिलेटेड, जैसे यूपीएससी हुआ या एसएससी हुआ, कि इसको तो सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग क्लियर कर सकते हैं, आईआईटी वाले कर सकते हैं, इसके लिए बहुत इंग्लिश अच्छी होना जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप, जैसे कि मैंने बात करी, इंग्लिश के लिए पूरा एक शेड्यूल मेंटेन करके और एज ए सब्जेक्ट आप उसको पढ़ाई करें तो आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा और ओवर द टाइम आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है, मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10th लेवल तक के आते हैं, 10th 11th लेवल के। तो वो एक बेसिक एप्टीट्यूड लेवल से आप क्लियर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस आ जाती है मेहनत की, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग 6-7 महीना प्रैक्टिस करते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिफाइन हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स, और उससे आपको एग्जाम में भी सक्सेस की चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को ये मिथ होता है कि कितना टाइम लगता है, अगेन 2 साल लगते हैं, 1 साल लगता है। तो वो अपनी पेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्वालिटी स्टडी पुट कर पा रहे हैं और कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करें, और इजीली अगर आप 1 ईयर का टाइम डेडिकेट करते हैं 7 to 8 आवर्स पर डे, तो आई थिंक वो सफिशिएंट है। क्वालिटी स्टडी करें, फोकस स्टडी करें, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है उसमें हम थोड़ा अपने इमोशंस में बह जाते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको 1 महीना मैथमेटिक्स में ही इन्वेस्ट कर दिया, या फिर जीएस है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, बट उसका जो पोर्शन है थोड़ा कम है वेटेज ओवरऑल सिलेबस में, तो उसमें हमको उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना है जितना उसकी इंपॉर्टेंस है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, प्रोपोर्शनल टाइम दें हर सब्जेक्ट को और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें, तो आपको एग्जाम में सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बहुत ही कॉमन डाउट है एस्पिरेंट्स के मन में कि सिर्फ एसएससी के लिए टारगेटेड प्रिपरेशन करें या फिर कोई दूसरा एग्जाम भी साइड में दें। अब क्योंकि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, किसी को एसएससी की नौकरी मतलब उसका डिजायर्ड पोस्ट वही है, उनको अल्टीमेटली वही करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास कुछ 1-2 साल का टाइम है, आपकी एज भी थोड़ी कम ही है, तो आप 1 साल तो डेडिकेटेडली एसएससी के लिए प्रिपरेशन करें ही सही। तो उसमें आपका क्या होगा कि आप एक आइडिया लगेगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो ठीक से क्लियर हो पाएंगे। और आफ्टर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका 1-2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, देन ओनली यू शुड गो फॉर अदर एग्जाम्स। क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बैंक पीओ के लिए भी पढ़ाई करते हैं, रेलवे के लिए भी पढ़ाई करते हैं, तो जो आपका अटेंशन है वो बहुत ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जब भी एग्जाम आता है तो उसके अराउंड 1-2 वीक हमको थोड़ा फील होता है कि हमको पढ़ लेना चाहिए। तो आपकी जो एक टाइम्ड स्टडी है एसएससी के लिए वो आपकी ब्रेक हो जाएगी, और उस चक्कर में आपके 2 से 3 वीक खराब हो जाएंगे, और वो 2 से 3 वीक खराब करना बहुत ही कॉस्टली पड़ सकता है। और सारे एग्जाम्स आप बहुत ही क्लोज डेट्स पे आते हैं, तो जो क्रूशियल टाइम है लास्ट के 1-2 महीने का वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जो दूसरे एग्जाम्स की बात है तो वो आप 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद ही थोड़ा कंसिडर करें। अगर आपको लगता है कि आप कोप कर सकते हैं, दोनों तीनों एग्जाम के प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं, देन वेल एंड गुड, आप उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो यही सब बातें होती हैं जो एसएससी के रिगार्डिंग लोगों के मन में डाउट रहता है। तो जो ये वीडियो है इसके बाद मैं आपका अपना फेसबुक आईडी और जीमेल शेयर कर दूंगा, तो आपको अगर कुछ पर्सनल डाउट्स हों तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई, और जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं आपके लिए रिप्लाई कर पाऊँगा। तो आप अपना पूरा 100% एफर्ट दीजिए, और उसके बाद जो आपका लक फैक्टर है वो भी काम करेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता है तो बहुत करियर ऑप्शन जैसे आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ लोगों ने तो अच्छी नौकरी छोड़ के, एसएससी की बढ़िया नौकरी, यूपीएससी की नौकरी छोड़ के और दूसरे कुछ अपने जो पैशंस फॉलो किए। तो ऐसा नहीं कि दिस इज एंड, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मतलब कुछ आगे कुछ बचा नहीं है लाइफ में। तो अपना मोटिवेशन हाई रखें, और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कोई भी आप करियर
स्ट्रीम परस्यू करते हैं, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है और हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये 2 चीज़ें आपके साथ हैं तो आप कोई भी करियर स्ट्रीम में आप अच्छा कर सकते हैं। और लोगों से मतलब इंस्पिरेशन लीजिए, जैसे कि गांधी हुए, मंडेला हुए, इन्होंने बहुत एफर्ट दिया, 20, 30, 50 ईयर्स का एफर्ट दिए, उनके बाद उनको अपना डिज़ायर्ड गोल प्राप्त हुआ। तो थोड़ा टाइम लग जाता है कि इन लोगों को पढ़ाई करके सिलेक्शन पाने में, किसी का नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ में कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना लूज़ करें और अपना एफर्ट, अपना फैमिली से सपोर्ट लें, अपना जो अपने फ्रेंड्स ग्रुप हैं उनसे थोड़ा कंटिन्यूसली टच में रहें, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है, एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बाकी ऑल द बेस्ट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू दैट। थैंक यू।